हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2026 जीके जीएस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने का आधार क्या है? इनकम डेटा नहीं है, सेविंग डेटा नहीं है, कंजम्पशन डेटा सही है। उपभोग के आंकड़े, कंजम्पशन डेटा कोई भी इंसान एक महीने में कितना कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट को, उसके बेसिस पर पॉवर्टी लाइन डिसाइड होता है, उसके बेसिस पर गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है। अभी रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से अभी अगर रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो ये अब अपने 25.7% हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि 25 कितने परसेंट पीपल, अगर रूरल एरियाज़ में कितने परसेंट पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो वो बोला जाएगा 25.7%। अगर यही डेटा अगर अर्बन एरियाज़ के बारे में पूछ लिया जाएगा, अर्बन के बारे में, तो वो घटकर कितना हो जाता है? वो घटकर 13.7% हो जाता है। 13.7% अर्बन एरियाज़ में 13.7% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और रूरल एरियाज़ में 25.7% पॉवर्टी लाइन के नीचे है। Which of the following expenditure is incurred for purposes other than the creation of physical or financial assets of the central government? टैक्स एक्सपेंडिचर, केंद्र सरकार द्वारा भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अलावा किन उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला व्यय कौन सा है? ये टैक्स एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर बी राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय है। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम डैश। तो वो पूछ रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किससे लिया गया है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोग जर्मनी से लिए हैं, हम लोग जर्मनी का संविधान से लिए हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 तरीके का इमरजेंसी के बारे में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहला है प्रेसिडेंट रूल, एक है प्रेसिडेंट रूल, इसको किस आर्टिकल में बताया गया है? इसको किस आर्टिकल में बताया गया? ये जैसे एक है प्रेसिडेंट रूल, एक है प्रेसिडेंट रूल, ये आर्टिकल 356 में बताया गया है। दूसरा है नेशनल इमरजेंसी, इसको आर्टिकल 352 में बताया गया है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा अभी हम लोग देखें कौन सा? फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको आर्टिकल 360 में बताया गया है। तो आप लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। एक मिनट, तो तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। पहले नेशनल इमरजेंसी आ गया 352 में, नेशनल इमरजेंसी 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 और प्रेसिडेंट रूल 356। इन विच ऑफ दिस बैटल द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मुगल आर्मी वॉज नॉट देयर? इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? तो सबसे पहला है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। सबसे पहले तो कब हुआ? ये हम ऑप्शन नंबर ए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी सबसे पहले तो कब हुआ? 18 जून 1576 में हुआ था। 18 जून 1576 को हुआ था कौन सा? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, और अकबर वर्सेस अकबर के आर्मी को कौन लीड कर रहा था? तो लीड कर रहा था मानसिंह वन। अकबर लेड बाय मानसिंह वन। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें तो मुगल का इसका वो है, मुगल का इन्वॉल्वमेंट है इस हल्दी घाटी के युद्ध में। तो अपना ये ऑप्शन नहीं होगा। अपना ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर बी बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और हुआ था कंबाइंड फोर्सेज ऑफ सबसे पहला तीन आदमी लड़ रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1764 बैटल ऑफ बक्सर में। सबसे पहले अवध के नवाब शुजाउद्दौला हो गया, अवध के नवाब। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया मुगल एम्पायर। जब उस समय के मुगल एम्पायर कौन थे? शाह आलम सेकंड। तो 1764 में मुगल एम्पायर कौन थे? शाह आलम सेकंड थे। और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया फोर्सेज ऑफ मीर कासिम भी इनके साथ था, मीर कासिम।
फॉर्मर नवाब बंगाल, उस समय नहीं था, उससे पहले था मीर कासिम। तो इस बैटल ऑफ बक्सर में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके किसके बीच हुआ था, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम। ये शाह आलम सेकंड में ये मुगल है, तो इसमें इस बैटल ऑफ बक्सर में भी मुगल का इन्वॉल्वमेंट था। तो अपना ये आंसर भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी पानीपत। ये तो पता होगा कि पानीपत किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, और ये देख लेते हैं हम लोग कब हुआ था, और ये सब भी हम लोग देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। 1556, अगर डेट पूछेगा तो 5 नवंबर, 5 नवंबर डेट पूछेगा तो 5 नवंबर, और 1556 में होता ये हेमू वर्सेस किसके बीच में होता, अकबर के बीच में हुआ था, और ये अकबर के बीच में हुआ था। तो इसमें भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अकबर हम लोग को, ये मुगल आर्मी, मुगल सेना हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अपना ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब डायरेक्टली अपना ऑप्शन नंबर डी एक्चुअली सही हो जाता है, अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। बैटल ऑफ अलीवाल, अलीवाल का युद्ध किस किसके बीच हुआ था, अलीवाल का युद्ध, एक मिनट, अलीवाल सी नंबर, सॉरी डी नंबर, डी नंबर। अलीवाल का युद्ध कब हुआ था, 1846 में हुआ था, 1846 में हुआ था। और डेट अगर पूछ लेगा तो जनवरी 28 था, हाँ 28 जनवरी था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये सिख और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में हुआ था। सिख खालसा आर्मी था, सिख खालसा आर्मी वर्सेस कौन से, ब्रिटिश फोर्सेस। तो इसको सिख वर्सेस ब्रिटिश, ये अपना बैटल ऑफ अलीवाल, ऑप्शन नंबर डी, इसमें अपना मुगल आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा बांग्लादेश से गुजरती है, भूटान से नहीं गुजरती है, हाँ ये भूटान से नहीं गुजरती है, चाइना से गुजरती है, और ये इंडिया से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च अ यूनिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इंटीग्रेटिंग आयुष्मान भारत, गोपा बंधु जन आरोग्य एंड आयुष्मान व्यय वंदना योजना इन अप्रैल 2025। कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में आयुष्मान भारत, गोप बंधु जन आरोग्य और आयुष्मान व्यय वंदना योजना को एकीकृत करते हुए एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रहा है। तो कौन सा स्टेट है, वो स्टेट है अपना ओडिशा, ओडिशा स्टार्ट करने वाला है। वेयर डज नर्मदा रिवर डिस्चार्ज, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। नर्मदा नदी सबसे पहले तो वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो वो बे ऑफ बंगाल में तो नहीं गिरेगी। और ये नर्मदा रिवर के बारे में एक और बात ये है, ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में पूछ लेता है कि विच रिवर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा है। तो ये नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये बे ऑफ बंगाल में तो नहीं भी गुजरेगी। तो ये नर्मदा कहाँ निकलेगी, ये गल्फ ऑफ खंबाट में निकलेगी, गल्फ ऑफ खंबाट। हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को खंबाट की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी गल्फ ऑफ खंबाट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर नर्मदा रिवर का अगर लेंथ अगर देखेंगे तो 1312 किलोमीटर होता है, और ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके बारे में तो हम लोग जान लिए। ये नर्मदा कहाँ से निकलती है, नर्मदा कुंड से निकलती है, नर्मदा कुंड से निकलती है। तो ये नर्मदा लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर गल्फ ऑफ खंबाट में जाकर मिलती है। 1312 किलोमीटर इसका हाइट है, इसका लेंथ है, और नर्मदा कुंड से नर्मदा निकलती है। एट द 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, पीटी उषा मिस्ड विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल बाय व्हाट मार्जिन ऑफ टाइम। 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में पीटी उषा कांस्य पदक जीतने से समय के कितने अंतर से चूक गई, कितने अंतर से चूक गई। तो वो कितने अंतर से चूक गई थी, वो उन्होंने सबसे पहले तो ब्रॉन्ज जिसने जीता था उनका टाइम क्या था, उनका टाइम था 55.41 सेकेंड, और ये 100 ऑफ अ सेकेंड से जीत गई थी, हार गई थी सॉरी। तो ये पीटी उषा का टाइम कितना था, 55.42 सेकेंड। ये देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इस तरीके के खेल में स्पेशली आपको शॉर्ट रन में मतलब तुरंत मतलब जब बहुत छोटे लेंथ में ये बहुत बड़ा मार्जिन है। ये अपना 100 ऑफ अ सेकेंड बहुत बड़ा मार्जिन है, 100वां सेकेंड से वो हार गई थी। दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, बेंगलुरु में सिचुएटेड है, वो अपना बेंगलुरु में सिचुएटेड है। और इसरो के अभी चेयरमैन कौन है, इसरो के अभी चेयरमैन कौन है,
डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन, एक मिनट, डॉक्टर वी नारायणन। फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड in Uttarkashi district of Uttarakhand to thank the Almighty for the land that is helping to produce a good yield of milk from cattle and their safety। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मनाया जाने वाला वो कौन सा त्यौहार है जिसमें भूमि पशुओं से प्राप्त दूध की अच्छी उपज और उनकी सुरक्षा के लिए भगवान को धन्यवाद दिया जाता है? वो कौन सा फेस्टिवल है? उस फेस्टिवल का नाम है अंडूरी उत्सव। ऑप्शन नंबर डी, अंडूरी उत्सव सही आंसर है। और उसका अलग नाम भी है, एक और नाम है, उसको बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, उसको बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, और बटर होली भी कहा जाता है, बटर होली। तो अगर पूछ लेगा कोई कि बटर होली या बटर फेस्टिवल किस फेस्टिवल का दूसरा नाम है, तो अंडूरी उत्सव, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में खेला जाता है। क्यों खेला जाता है? थैंक करने के लिए ऑलमाइटी फॉर द लैंड दैट इज हेल्पिंग टू प्रोड्यूस अ गुड यील्ड ऑफ मिल्क फ्रॉम कैटल एंड देयर सेफ्टी। द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट committee, the chairman of the joint parliamentary committee of the 1935 bill that led to the forming of the government of India Act 1935 was। 1935 के उस विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया? वही पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि अपना बनाया तो 1935 में हुआ था, लेकिन एक्ट हुआ था 1937 में, उसके चेयरमैन कौन थे? उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, लिनलिथ गो। इन केस ऑफ एन एपिडेमिक द गवर्नमेंट मे रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट, हाँ राइट ही है, यहाँ पर राइट ही है, फंडामेंटल राइट एंड कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो वो पूछ रहा है कि किसी एपिडेमिक में गवर्नमेंट आपको एक फंडामेंटल राइट है जो आपको वो कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, वो कौन सा फंडामेंटल राइट है? तो आपको कौन सा है? कल्चरल एजुकेशनल राइट नहीं होगा, क्योंकि एपिडेमिक में इससे उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं। इक्वालिटी नहीं होगा, फ्रीडम होगा, क्योंकि एपिडेमिक आपके एक कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे लॉकडाउन हुआ था अपना 2020-21 में, उसमें हम लोग का राइट टू फ्रीडम उसमें छीन लिया गया, तो इसके लिए सरकार आपको कर सकती है। तो विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम किस राज्य शुरू की थी? तो बिहार ने ये मुख्यमंत्री सीएम प्रतिज्ञा शुरू की थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज रिगार्डेड एज एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट का बात आ गया, तो इंडिया में इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट 4 है टोटल। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट टोटल 4 है। टोटल कितने हैं? 4 है। सबसे पहला कौन सा हो गया? सबसे पहला हो गया अपना द हिमालयाज। दूसरा कौन सा हो गया? द वेस्टर्न घाट्स हो गया। एक तीसरा है आपका बर्मा इंडो बर्मा रीजन। तीसरा आपका ये है। चौथा क्या है आपका? सुंडालैंड। तो वो पूछ रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इंडिया? तो वो सुंदरबन नहीं है, थार डेजर्ट नहीं है, वेस्टर्न घाट्स। ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट इसका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गवर्नमेंट टू कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस 2027 इन डैश फेजेस विथ कास्ट इन्यूमरेशन। सरकार 2027 की जनगणना जाति गणना के साथ डैश चरणों में करेगी। तो वो सरकार अभी 2027 जनगणना 2 चरणों में करेगी, और कौन से 2 चरण हैं वो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहला तो फेज़ 1 हो गया, 2 फेज़ में होगा टोटल। फेज़ 1 हो गया जो आपको 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। और इसमें क्या होगा? इसका आपका सेंसस होगा आपको मेनली हिली एरियाज़ और स्नो हिट एरियाज़ में, जैसे कि आपका हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, तो वो आपका लद्दाख हो गया। आपको इस हिली एरियाज़ में मेनली हिली एरियाज़ और रॉक स्नो हिट एरियाज़ में आपको फेज़ 1 में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा जनगणना। और फेज़ 2 में आपको रिमेनिंग पार्ट्स देखने को मिलेगा, रिमेनिंग कंट्री आपको देखने को मिलेगा। और ये रिमेनिंग पार्ट, और ये फेज़ 2 कब से स्टार्ट होगा? 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। 2027 से स्टार्ट होगा। तो वो 2 फेज़ में होगा अपना ये
पॉपुलेशन सेंसेक्स 2027। फेज़ 1 होगा स्टार्ट 1 अक्टूबर 2026 से, और ये हिली और स्नो हिट एरियाज़ में होगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख वगैरह में। और फेज़ 2 में आपको रिमेनिंग पार्ट में होगा, जो कि 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होने का बात है। रिमेनिंग रीड द फॉलोइंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टू द फार्मर्स इन इंडिया। The introduction of the green revolution helped the farmers in raising their level of income. सही है स्टेटमेंट। फार्मर्स प्लग बैक देयर सरप्लस इनकम फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। किसानों ने अपनी अतिरिक्त आय को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए पुनः निवेश किया। अब सही है, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन अपना ये बहुत ही सक्सेसफुल माना जाता है, तो वो अपना ये स्टेटमेंट नंबर 1 ये तो सही है, और अपना स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। तो हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अपना कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, न तो ए न तो बी, अपना नाइदर ए और नॉर बी हो जाएगा। वेयर वॉज द 7th बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7वें बिहार खेलो यूथ गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो बिहार में पटना में किया गया है। पटना इसका सही आंसर है। हु इज क्रेडिटेड विद सिस्टमाइजिंग द हिंदुस्तानी राग अंडर द थाट सिस्टम। थाट प्रणाली के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों का व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पंडित विष्णु नारायण को दिया जाता है। पंडित विष्णु नारायण को श्रेय दिया जाता है। टू होम इज द ऑरेंज कप अवार्ड इज द अवार्डेड इन द IPL इंडियन प्रीमियर लीग। IPL में ऑरेंज कप किसे दी जाती है, तो ऑरेंज कप किसको दिया जाता है, हाईएस्ट रन स्कोरर को दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स लाइक ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से पूर्वी भारत के राज्यों जैसे ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो वो अपना कौन सा है, कि भरतनाट्यम नहीं है, कुचिपुड़ी नहीं है, कथक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी छाऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।